वेलकम फ्रेंड्स, हम सभी लोग केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस में आज अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब अगर वो लोग इस चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं तो वो पिछड़िएगा मत। आप अपने पेन कॉपी निकाल लीजिए और वीडियो को आगे देखते जाइए, साथ में नोट्स बनाते जाइए। उसके बाद नोट्स के साथ आप जब किताब को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से बुक भी समझ में आएगी और आपको टॉपिक बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थियोरेटिकल टॉपिक है, न्यूमेरिकल इसमें नहीं है और बहुत व्यवहारिक टॉपिक है। मतलब हमारी एक तरह से कह लीजिए कि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ये बोर्ड में 4 मार्क्स का पूछा जाता है। 4 नंबर में ये चीज पूछी जाती है। सिंपल टॉपिक है, आप केवल अच्छे से देखते जाइए और साथ में नोट्स जरूर बनाते जाइए। मैं देखिए बार बार फोकस आपसे एक ही चीज पे करता हूं कि आप साथ में लिखिए, जिससे आपको ये चीज भूले ना वरना देखी हुई चीज आपको याद तो रहती है बट ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन फिर भूल जाते हो आप। नोट्स रहेगा तो आपको पूरा वीडियो देखने में दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक बार आप अपना नोट्स पढ़ेंगे, अगर कहीं डाउट होता है तो उतने पॉइंट के नोट्स को आप देख करके अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं तत्वों का निष्कर्षण या सिद्धांत क्या चीज है, इसको आप ऐसे समझिए। सपोज दैट देखो हमारे घरों में बहुत सारे बर्तन हैं। सपोज हमने देखा कि एल्यूमिनियम के हम कुछ बर्तन यूज करते हैं। हम बात करते हैं ये एल्यूमिनियम आया कहां से, तो देखो हवा में तो एल्यूमिनियम होता नहीं है। हमें जो भी तत्व प्राप्त होते हैं वो 2 ही जगह से प्राप्त होते हैं, या तो समुद्र से या पृथ्वी से, मतलब अर्थ क्रस्ट से। अब अर्थ क्रस्ट मैंने जो शब्द बोला है उसको मैं अभी क्लैरिफाई कर रहा हूं। मतलब हम मिट्टी से, मतलब जमीन से कुछ पदार्थ, मतलब मिट्टी एक ढेर उठा लेंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ऐसे ढेर में सब कुछ मौजूद है, बताऊंगा अभी आगे। मैंने सपोज दैट मिट्टी का एक सैंपल ले लिया। अब उस सैंपल का हमने लिया, एनालिसिस किया। एनालिसिस करने का हमने क्या देखा कि यार इसमें तो गोल्ड है, इसमें तो गोल्ड है। तो मैंने क्या कर दिया, कह दिया कि यार यहां पर जो मिट्टी है वहां पर गोल्ड है। तो पता चला वैज्ञानिक आते हैं वहां पर, उन्होंने खुदाई शुरू की और बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, उन्होंने वहां पर फैक्ट्री लगा ली और कहा कि हाँ गोल्ड है। डेफिनेटली गोल्ड था वहां पे, मगर गोल्ड कितना था? पता चला गोल्ड निकला 50 ग्राम और उसको 50 ग्राम को निकालने में खर्च आ गया 2 करोड़ का। तो हमारे लिए तो वो गोल्ड वेस्ट हो गया ना। मतलब हम मिट्टी में तो बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। कभी भी मिट्टी का हम सैंपल लेंगे तो उसमें पता नहीं क्या क्या चीजें इसमें मौजूद रहती हैं, मगर उन सारी चीजों में से हम उस चीज को फोकस करते हैं जो ज्यादा मात्रा में मौजूद है, जो हम ज्यादा निकाल सकते हैं, जो हमें इकोनॉमिकली फायदा पहुंचाएगी। हम 10 रुपए खर्च करेंगे तो हमें 20 रुपए निकलेगा, 30 रुपए निकलेगा, हमें फायदा होगा, तब तो हम उस जगह से वो चीज निकालते हैं। तो कौन सा तत्व निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन, निष्कर्षण। मतलब मिट्टी के ढेर से, या कहें तो अब देखो अयस्क वगैरह हम अभी नाम बाद में लेंगे, अभी मैं मिट्टी का ढेर नॉर्मली कह दे रहा हूं कि मिट्टी के ढेर से हम एलिमेंट्स को निकालते हैं, वो चीज कहलाती है एक्सट्रैक्शन, उसको बोलते हैं निष्कर्षण। और निष्कर्षण ऐसा तो है नहीं है कि आप जैसे गेहूं में कुछ कंकड़ बीन रहे हो, ऐसा उठा उठा के बीनते चले जाओ, ऐसा निष्कर्षण तो होता नहीं है। उसमें हम कुछ ना कुछ डेफिनेटली केमिस्ट्री लगाते हैं। तो वो केमिस्ट्री लगाने की चीज बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिद्धांत, कि हम कौन सा प्रिंसिपल लगा रहे हैं, कौन सा नियम लगा रहे हैं कि ये चीज साफ सुथरी हो जा रही है और उससे हमें धातु मिल जा रही है। इस तरह से हमारा जो लेसन है उस लेसन का नाम है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। सिद्धांत मतलब जिन प्रिंसिपल्स पर हम काम करेंगे, और प्रक्रम का मतलब है प्रोसेस, कि उन प्रक्रमों को लगाते हुए स्टेप 1 में ये करेंगे, स्टेप 2 में ये करेंगे, स्टेप 3 में ये करेंगे, तो वो ओवरऑल सारी चीजें क्या कहलाएंगी, उसकी प्रोसेस कहलाएंगी। तो आई थिंक आपको ये लेसन का मतलब समझ में आ गया होगा कि हम लोग इस लेसन में क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए आगे हम बात करते हैं कि इस लेसन को पढ़ने से पहले हम पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी पृथ्वी होती है, उस पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल होता है। देखिए वायुमंडल के बारे में आप लोगों ने 11वीं क्लास में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है।
ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो 11th क्लास के वीडियोस जब मैं बनाऊंगा तब आप इन्वायरमेंट पढ़िएगा, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो पृथ्वी के चारों ओर जो वायु है उसको हम बोलते हैं पृथ्वी का वायुमंडल। उस वायुमंडल में जो सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है उस गैस का नाम होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस हमारी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है और इसका जो परसेंटेज है लगभग 78% के आसपास रहता है। अगर आप इसको और एग्जैक्टली लिखना चाहो तो 78.09% के आसपास कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। पूछा जाता है पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस मिलती है? आंसर है नाइट्रोजन। सेकेंड नंबर पर कौन सी गैस मिलती है? ऑक्सीजन। इसका परसेंटेज लगभग 20% 21% के आसपास रहता है। एग्जैक्ट की बात करें तो 20.95% के आसपास हमारी कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन गैस। तीसरे नंबर पर जो हमारी गैस है वो पाई जाती है अक्रिय गैसें, इनर्ट गैसें। अक्रिय गैसें ध्यान से समझिएगा, अक्रिय गैसों में बहुत सारी गैसें हैं, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, ये सभी अक्रिय गैसें हैं और ये सभी गैसें थर्ड नंबर पर मिलती है। और इन सभी में सबसे ज्यादा कौन सी गैस मिलती है? तो आंसर होगा आर्गन। आपसे पूछा जाता है कौन सी गैस पृथ्वी के, कौन सी अक्रिय गैस पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? आर्गन। और अगर हम पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है? उसका नाम होता है हीलियम। आप सभी को पता है जैसे सूर्य एक तारा है, वहां पर जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं और उससे बनता क्या है? हीलियम। तो हीलियम गैस सूर्य में सबसे ज्यादा है। इसी तरह से अन्य तारे जो स्वयं प्रकाशमान है उन सभी की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। और उसमें कौन सी गैस बनती है? हीलियम। तो अगर हम पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन सी गैस मिलती है? हीलियम। अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी नंबर 1 तारा नहीं है, यह एक ग्रह है और इसमें जो अक्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में मिलती है उसका नाम है आर्गन। बाकी सब गैसों का मिक्सचर थर्ड नंबर पर आता है। इसके बाद हमारे पास फोर्थ नंबर में गैस आती है कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर बाकी जो बचा हुआ है लगभग 1% से भी कम होगा, 1% तो बहुत बोल दिया, बाकी जो भी गैसें हैं वो सब CO2 के बाद आती हैं। जलवाष्प हो, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड हो, चाहे ओजोन हो, या और जो भी गैसें हमारी बच गई हैं वो सब इनके बाद आती हैं। तो ये क्वेश्चन जनरल नॉलेज के लेवल पर इंपॉर्टेंट है, आपको आना भी चाहिए। ये बात तो हो गई हमारे पृथ्वी के वायुमंडल की। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की। तो देखिए आप यहां पर समझिए, जो हमारी पृथ्वी है उसके कुल 3 हिस्से होते हैं। एक होता है केंद्रीय हिस्सा जिसको हम कहते हैं क्रोड, उसके बाद वाला हिस्सा जिसको हम बोलते हैं मेंटल, और उसके बाहर जो रहता है वो हिस्सा वो कहलाता है भूपर्पटी, अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। तो देखो ये जो अर्थ क्रस्ट का हिस्सा है ज्यादा मोटा नहीं होता। आपको पता होगा पृथ्वी के केंद्र से और परिधि तक की दूरी 6400 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर है। मतलब पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। इस 6400 किलोमीटर में 50 किलोमीटर तक का हिस्सा, 50 किलोमीटर बहुत बोल दिया हमने, ठीक है, 50-60 किलोमीटर तक का जो हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं? भूपर्पटी। और हम जब खुदाई करते हैं तो भूपर्पटी से अंदर तक की खुदाई नहीं कर पाते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम अभी तक की बात करें तो 8-9 किलोमीटर से ज्यादा गहरा हम होल ही नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि हम पृथ्वी से जो मटेरियल निकालते हैं वो कहां से निकालते हैं? भूपर्पटी से निकालते हैं। मेंटल के अंदर और क्रोड के अंदर क्या चीज है इसका पता ज्वालामुखी विस्फोट से पता चलता है। और ज्वालामुखी विस्फोट में क्या चीजें बताई जाती है उन पे बात करते हैं अभी थोड़ी देर में। फिलहाल हमारी भूपर्पटी या अर्थ क्रस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? उसका नाम होता है ऑक्सीजन। ध्यान से समझिएगा, ये ऑक्सीजन गैस नहीं है, ये ऑक्सीजन एलिमेंट की बात हो रही है। कहोगे ऐसा कैसे एलिमेंट मिल रहा है? देखो आपको याद दिलाता हूं मैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा एल्यूमिनियम अयस्क, एल्यूमिनियम धातु का जो अयस्क है उसका नाम क्या होता है? बॉक्साइड होता है ना, बॉक्साइड। आप लोगों ने पढ़ा होगा आयरन का जो अयस्क है उसका नाम क्या होता है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट पढ़ा होगा ना, उसका सूत्र क्या होता है? Fe3O4। बॉक्साइड अयस्क का सूत्र क्या होता है? Al2O3। तो आप देखो एल्यूमिनियम में क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। आयरन में क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। तो इस तरह से ये जो ऑक्सीजन है ये पृथ्वी की सतह पर भी पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट पर भी पाया जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला जो एलिमेंट है उसका नाम है ऑक्सीजन।
सेकंड नंबर पर कौन आता है? सिलिकॉन, ऐसा है। और थर्ड नंबर पर जाकर के नाम आता है एल्यूमिनियम का, और फोर्थ नंबर किसका होता है? आयरन का। तो आपसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरल नॉलेज के लिए भी, और वनडे एग्जामिनेशन में भी बहुत पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। भूपर्पट्टी पर द्वितीय सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सिलिकॉन। भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ध्यान से समझिएगा, हमने धातु बोला, देखो ऑक्सीजन धातु नहीं है, सिलिकॉन धातु नहीं है, धातु कौन है? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का वैसे नंबर तो थर्ड है, मगर जब हम बात करते हैं कि भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो उसका नाम कौन सा आता है? एल्यूमिनियम। भूपर्पट्टी की बात हो रही है, अर्थ क्रस्ट की बात हो रही है। अगर हम पूरी पृथ्वी की बात करें तो पूरी पृथ्वी का मतलब भूपर्पट्टी भी है, मेंटल भी है, क्रोड भी है। तो भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा लिखना चाहिए हमें? आयरन। क्योंकि जो क्रोड है, जो कि लगभग केंद्र से 2400 किलोमीटर तक रहता है, वो पूरा हिस्सा आयरन और निकल धातु से मिलकर के बना होता है, ऐसा वैज्ञानिकों ने शोध के दौरान ज्ञात किया है। तो हम अगर पूरी पृथ्वी की बात करें तो पूरी पृथ्वी में तो आयरन है, मगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? एल्यूमिनियम। अगर धातु की बात सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम। और अगर हम तत्वों की बात करें तो ऑक्सीजन सबसे पहले आता है, देन सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम, देन आयरन। अब हम बात करते हैं जो प्रकृति में जो हमारे पास तत्व मिलते हैं, जो भी हम पृथ्वी से चीजें निकालते हैं, वो दो रूपों में मिलती है। एक होती है फ्री स्टेट, जिसको हम बोलते हैं नेटिव स्टेट या मुक्त अवस्था, और दूसरी होती है जिसको हम बोलते हैं संयुक्त अवस्था, जिसको बोलते हैं कंबाइंड स्टेट। अब देखो फ्री स्टेट क्या होती है, कंबाइंड स्टेट क्या होती है, आप उदाहरण से समझ लो। देखो ये जो Fe है, ये Fe मीन्स आयरन है, ये पृथ्वी से हमने निकाला तो वो किस रूप में निकल रहा था? Fe3O4, मतलब Fe किसके साथ जुड़ा हुआ है? O के साथ जुड़ा हुआ है। एल्यूमिनियम हमने पृथ्वी से निकाला तो वो एल्यूमिनियम किसके साथ जुड़ा हुआ है? O के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो हमने नाम सुने होंगे, देखो हमने नाम क्या क्या सुने होंगे? आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम, लेड, ये जितनी भी धातुएं हमने सुन रखी हैं, वो सभी के सभी प्रकृति में ऑक्साइड के रूप में मिलेंगी, सल्फाइड के रूप में मिलेंगी, किसी न किसी रूप में मिलेंगी, मतलब वो किसी न किसी चीज से क्रिया कर चुकेंगी। इसलिए हम बोलते हैं कि वो किस रूप में पाई जा रही है? संयुक्त अवस्था में पाई जा रही है, कंबाइंड स्टेट में पाई जा रही है। भाई कंबाइंड स्टेट में क्यों पाई जा रही है? तो आप बोलोगे ये क्रियाशील थी इसलिए ये क्रिया कर ले रही है और संयुक्त अवस्था में पाई जा रही है। अब जो धातुएं क्रिया ही नहीं करती, जो धातुएं क्रिया ही नहीं करती हैं, तो वो क्रिया नहीं करेंगी और वो किस अवस्था में पाई जाएंगी? मुक्त अवस्था में। आपको पता होगा गोल्ड, नाम सुना होगा, देखो आपने गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, प्लेटिनम, ये वो धातुएं हैं जो क्रिया नहीं करती हैं और किस अवस्था में पाई जाती हैं? मुक्त अवस्था में पाई जाती है। आप देखो उदाहरण के लिए हमने कहा हमने गोल्ड का चेन पहना हुआ है। गोल्ड का चेन क्यों पहना हुआ है? आप लोहे का चेन क्यों नहीं पहनते? तो भाई आपने अगर लोहे का चेन पहन लिया तो पता चला मॉइस्चर, नमी आई तो पता उसको जंग लग गई, बैठ के आप रेत मान से रगड़ दो, उसको साफ कर दो। तो लोहे का चेन इसलिए नहीं पहनते हैं क्योंकि लोहा जो है वो क्रिया कर लेता है। आपने लोगों ने देखा होगा कि पुराने समय में जो सिक्के थे वो सोने के चलते थे, फिर चांदी के सिक्के चलते थे, फिर बाद में कॉपर के चलने लगे। तो सोने चांदी के सिक्के पहले क्यों चलते थे? क्योंकि सिक्के किसी भी वातावरण में, किसी भी कंडीशन में रहे, कहीं पे भी गिर जाए तो चूंकि वो क्रिया ही नहीं करते हैं, इसलिए हमने उन पुराने लोगों ने इन धातुओं के क्या बनाए? सिक्के बनाए, कॉइन बनाए। तो आपने क्या देखा कि जो धातुएं क्रिया नहीं करती हैं वो धातुएं कौन सी हैं? गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है। ये धातुएं किस अवस्था में पाई जाती हैं? मुक्त अवस्था में। और जो धातुएं क्रियाशील होती हैं वो किस अवस्था में पाई जाती हैं? संयुक्त अवस्था में। आपको 4 विकल्प दिए रहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में और पूछा जाता है कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है और कौन सी धातु संयुक्त अवस्था में मिलती है। आई थिंक आप इससे चीज को कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं खनिज और अयस्क की। देखिए खनिज और अयस्क ये दो नाम मिलते जुलते से हैं। मैंने बोर्ड पर उनकी डेफिनेशंस लिखी हुई है। डेफिनेशन लिखने के पीछे उद्देश्य केवल इतना सा है जिससे टाइम बचे। मैं आपको देखो समझाता हूं, आप समझिएगा, उसके बाद फिर याद करिएगा, ज्यादा बेहतर होगा। मैंने आपको अभी जस्ट एग्जांपल क्या बताया था कि हमने मिट्टी का सैंपल लिया, हमने देखा उसमें गोल्ड है, हमने कह दिया कि यहां पर तो गोल्ड है। लोगों ने फैक्ट्री लगा ली, 200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और 50,000 रुपए का गोल्ड मिला।
तो वहां पर गोल्ड निकालना सही नहीं था, क्योंकि उसमें गोल्ड मौजूद तो था मगर गोल्ड से हमें फायदा नहीं हो रहा था। तो उसी तरह से मिट्टी में जो भी तत्व हम निकालने के लिए, जो भी मिट्टी का ढेर निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं मिनरल, उसको बोलते हैं खनिज। उस खनिज में धातु तो होती है, मगर धातु के साथ साथ दुनिया भर की फालतू चीजें भी होती हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जिसमें धातु के साथ साथ अशुद्धियां भी पाई जाती हैं, उन्हें हम खनिज कहते हैं। खनिज की परिभाषा आपको समझ में आ गई कि जो पदार्थ प्राकृतिक रूप में जिस भी तरीके से पाए जाएंगे, उसमें धातु हो और अशुद्धियां हो, सबके मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे? खनिज। अब हम उन खनिजों को, जैसे थोड़ी देर के लिए हमने कहा, देखो उसमें गोल्ड का जो हमने अभी उदाहरण लिया, मान लो उस सैंपल में अगर हम एल्यूमिनियम की फैक्ट्री लगाते हो तो पता चलता एल्यूमिनियम में हमारा खर्चा आता 100 रुपए का और एल्यूमिनियम मिलता 500 रुपए का। तो आप बताओ, वो जो खनिज था वो गोल्ड का भी खनिज था और एल्यूमिनियम का भी खनिज था, मगर उससे गोल्ड को निकालना हमारे लिए आर्थिक दृष्टिकोण से लाभदायक नहीं था, इसलिए वो खनिज गोल्ड का अयस्क नहीं है। मगर उसी खनिज से अगर हम एल्यूमिनियम निकालते तो हमें फायदा होता। तो इसका मतलब वो जो खनिज है वो एल्यूमिनियम का क्या हो गया? अयस्क हो गया। मतलब कहने का ये हुआ कि अयस्क एक खनिज ही है, अयस्क जो है वो खनिज ही होता है, मगर एक ऐसा खनिज होता है जिससे धातु को निकालने में हमें फायदा होता है, हमें प्रॉफिट होता है। तो देखो उसकी परिभाषा लिखी हुई है, उन खनिजों को जिनसे धातु का निष्कर्षण आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है, क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते, सॉरी अयस्क कहलाते, और कहलाते। तो आपने एक स्टेटमेंट है यहां पर देखना है, देखो प्रत्येक, यहां से समझिएगा, प्रूफ करने के लिए आता है, प्रत्येक अयस्क खनिज होते हैं, जबकि प्रत्येक खनिज अयस्क नहीं होते, अयस्क नहीं होते। इस चीज को आप समझ सकते हैं। अभी देखो, प्रत्येक अयस्क खनिज तो है ही भाई, जब इससे धातु निकल रही है तो वो धातु का खनिज तो होगा ही होगा। तो प्रत्येक अयस्क तो खनिज होते हैं, मगर हमने कहा हर एक मिट्टी के ढेर से कोई ना कोई धातु निकल ही आएगी, ये कोई गारंटी थोड़ी ना है। धातु निकल भी सकती है, नहीं भी निकल सकती है, फायदा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब जो खनिज है, जो हम प्राकृतिक रूप से निकाल रहे हैं, जरूरी नहीं है वो अयस्क हो। तो हम क्या कहते हैं? प्रत्येक अयस्क खनिज तो होते हैं, जबकि प्रत्येक खनिज अयस्क नहीं होते। ठीक है, प्रत्येक अयस्क तो खनिज है, मगर खनिज जो है वो अयस्क नहीं होते हैं। ये आपका स्टेटमेंट है, इसको आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इस तरह से ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछे जाते हैं कि मिनरल और ओर में क्या डिफरेंस है, आप अच्छे से लिख सकते हो। अब हम एक और तीसरी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, ये भी बोर्ड में 1 नंबर में पूछी जाती है। अधात्वी या गैंग क्या होते हैं? अधात्वी या गैंग क्या होते हैं? आपको देखो, सपोज दैट हमने एल्यूमिनियम का निकालना है, हमें पृथ्वी से एल्यूमिनियम को निकालना है, तो हमने एक खुदाई करी, वहां से मिट्टी का ढेर निकाला, वो था खनिज। उस खनिज में हमने थोड़ा एनालिसिस किया, हमने देखा इसमें तो गोल्ड भी है, कॉपर भी है, एल्यूमिनियम भी है। अरे गोल्ड तो बहुत कम है, हम गोल्ड नहीं निकाल पाएंगे, तो मतलब वो जो खनिज है वो गोल्ड का अयस्क नहीं है। कॉपर भी नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि उसमें कॉपर भी बहुत कम मात्रा में है, कॉपर का भी वो अयस्क नहीं है। मगर हाँ यार, इसमें तो एल्यूमिनियम ज्यादा है, तो इसका मतलब वो खनिज किसका अयस्क होना चाहिए? एल्यूमिनियम का अयस्क होना चाहिए। अगर हम इसमें से एल्यूमिनियम निकालेंगे तो एल्यूमिनियम निकालने में हमें फायदा होगा। तो मतलब वो जो खनिज था वो आयरन और सॉरी गोल्ड और कॉपर का, आयरन का तो अयस्क नहीं है, मगर वो एल्यूमिनियम का अयस्क था। अब हम जब एल्यूमिनियम को निकालेंगे तो उसमें देखो, एल्यूमिनियम तो है थोड़ा सा, उसमें दुनिया भर की फालतू चीजें हैं, मिट्टी है, बालू है, कंकड़ है, पत्थर है। तो वो जो मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर जो कुछ भी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? गैंग, या उसको बोलते हैं अधात्री। पहला काम तो हमारा यही होता है कि हम गैंग को अलग कर दें, धातु का जो अयस्क का जो मुख्य भाग है वो हम अलग कर लें। अब हम उस अयस्क से फिर धातु कैसे बनाते हैं वो हमारा प्रोसेस है, वो हम कैसे करते हैं उसके लिए हमें अभी कुछ और प्रिंसिपल्स को सीखना है। तो ये देखिए, अधात्री की परिभाषा पढ़ लेते हैं कि खनिजों में प्रायः मिट्टी, कंकड़, पत्थर तथा बालू इत्यादि व्यर्थ अपद्रव्य मिले होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? गैंग या अधात्री कहते हैं। ये तीनों परिभाषाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में बोर्ड में आती हैं, आप इसको अच्छे से सीख लीजिएगा। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी।
अब हम बात कर लेते हैं अयस्कों की। हम कुछ धातु और धातुओं के अयस्क को लिख रहे हैं और उन अयस्कों के सूत्र भी लिख रहे हैं। आपसे बोर्ड में पूछा जाता है, देखो मैं बोर्ड का तरीका बताऊं आपसे। जैसे बोर्ड में पूछा गया कि कॉपर के 2 अयस्क लिखो, तो आपको कॉपर के 2 अयस्क लिखने पड़ेंगे। आपसे पूछा गया सिनेबार किस धातु का अयस्क होता है, तो आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछा गया कि आप बताओ कि जो पेटेलाइट होता है वो किस धातु का अयस्क होता है। आपसे पूछा गया कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क होता है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन वनडे एग्जामिनेशन में, कंपटीशन एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। या तो अयस्क का नाम दिया होगा तो धातु पूछेगा, या फिर धातु का नाम दिया होगा तो अयस्क पूछेगा, या अयस्क का नाम दिया होगा तो सूत्र पूछेगा, या पूछेगा ये अयस्क किस धातु का अयस्क है। इस तरह से कई तरह के क्वेश्चंस क्रिएट कर होते हैं। तो अब हम लोगों को बात करनी है कि अयस्कों के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। तो उसके लिए हम सेकंड वीडियो में धातु और धातुओं के अयस्कों और उनके सूत्रों को कवर करके उनको याद करने की कोशिश करते हैं। आप सभी लोग इतनी चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा और पिछड़िएगा मत। मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, रोज का वीडियो रोज खत्म करके अलग करते जाइए, आप कभी नहीं पिछड़ेंगे। मैं रोज सुबह 8 बजे आप सभी लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। आप पूरे दिन में इस वीडियो को किसी भी समय पर देख सकते हैं। बेहतर होगा जिस टाइम पर आपको वीडियो अपलोड हो उस टाइम पर ही आप इसको देख करके अपनी नोटिंग कर लें, तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने दोस्तों तक इसको जरूर भेजें। थैंक यू वेरी मच।